Hello, students. Today we are going to start Leiden Organic Chemistry, and it's a very important book related to organic chemistry, reactions, structures, and all the things that are included in organic chemistry. So basically, आज हम इसका chapter number 5 करने जा रहे हैं. So before talking about the structures and क्योंकि ये chapter जो है ये MOT से related है, लेकिन उससे पहले इसकी significance कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमें सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं या उसकी क्या शेप है, बल्कि उसका एक 3D स्ट्रक्चर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इसकी अगर आप देखें एग्जांपल ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो दीज आर एक्चुअली एरोट्रॉप्स. ठीक है, ये कार्बन से मिलके बने हैं, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज, इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दे आर टोटली डिफरेंट. और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो एटम्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है 3D स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट है, ऑल्दो दे आर एलोट्रॉप्स. ठीक है, लेकिन क्या है, अब इनमें डिफरेंस प्रॉपर्टीज में किस वजह से आ रहा है? क्योंकि ग्रेफाइट एंड डायमंड, दे हैव डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स. ठीक है, डायमंड टेट्राहेड्रल है, ग्रेफाइट जो है वो ट्राइगोनल है, एंड इसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स हैं, जिस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओटी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग के ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैप करते हैं, सबसे पहले ये देखें कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे आर वेव फंक्शन, मतलब वो वेव लाइक उनकी नेचर होती है, वो बिहेव उसी तरीके से करते हैं. ठीक है, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो बेसिकली क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जैसे हमारे पास एक वेव है एंड ये हमारे पास दो वेव्स हैं बेसिकली. सो लेट्स सपोज कि अब ये दोनों वेव्स कंबाइन करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिवली जो है ना वो एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहे हैं, वो दे आर इन फेज. ओके, लेकिन अगर हमारे पास दो बेसिकली वेव्स हैं और दे आर लाइक दिस, अब जब ये कंबाइन करेंगे, सो दिस विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दे विल कैंसल ईच अदर. ओके, तो बेसिकली ये होता है कि और इसका एम्पलीट्यूड एज अ रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा. ठीक है, अब ये इंटरफेरेंस जो है ये कंस्ट्रक्टिव है, दे आर इन फेज, एंड दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इन सिमिलर टू दिस, जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर बिहेव लाइक वेव्स. ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड जब हम वीबीटी और एमओटी में डिफरेंस देखते हैं, तो वीबीटी हमें ये कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. एमओटी ने कहा नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो डायरेक्टली ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं they overlap and they form sigma and pi bonds. So we can say कि हमारे पास यहाँ पे 1s ऑर्बिटल्स हैं दो. ठीक है, 1s एंड 1s. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि ये H2 का है. ओके, अब हम देखें कि जो डॉट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस. ओके, एंड दीज आर शेल्स एंड दिस इज 1s ऑर्बिटल. अगर तो ये कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन हो रहे हैं, दे आर इन फेस, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी शेप ये होगी. और जब कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन करते हैं, दे आर आउट ऑफ फेज, तो तब क्या होता है कि तब उसकी शेप ही होती है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में एक नोडल प्लेन होता है. नोडल प्लेन क्या होता है? वो एरिया होता है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई जहां पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर हम बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस देखें, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होंगे.
ठीक है। अब बिटवीन द टू न्यूक्लियर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये जो दो न्यूक्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है, एक तो क्या होगा कि ये जो दो न्यूक्लियर हैं इनकी रिपल्जन्स को ये ओवरकम करेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दरमियान में। दूसरी ये चीज कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दे गो एट द लोअर एनर्जी, क्योंकि ये उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर क्रिएटिंग ओवर हियर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये उसको स्टेबलाइज कर रहा है। एक तो क्या हो रहा है कि जो दो न्यूक्लियाई हैं उनके रिपल्जन्स को ओवरकम कर रहा है, और दूसरा ये कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अगर हम इन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, जब एंटी बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो हमने बात की कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जो एरिया है वहां पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो वहां तो आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं इधर और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, दरमियान में प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो दो न्यूक्लियाई है इनके दरमियान में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो, या फिर वो इन दोनों की रिपल्जेंस को मिनिमाइज करे। सो अब क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, तो क्या होगा, ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा, और इसी वजह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो हायर एनर्जी पे चले जाते हैं देन दैट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगी। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इस दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब इनकी फिलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एट लोअर एनर्जी लेवल। तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू गो हेयर। और अब इसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, जबकि बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो दिस इज फॉर हाइड्रोजन। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से, अब दिस इज आउट ऑफ फेज, दिस इज इन फेज, ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइन हो जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब जैसे अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अब क्योंकि ये बॉन्ड बन गया है, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं, बॉन्ड बन गया। अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना चाहते हैं। अब वो बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, बेसिकली बॉन्ड ब्रेक ऐसे होगा कि अगर आपने इसको इतनी सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके प्रोमोट हो गया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये जंप करके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोमोट हो गया। अब क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है। अब जो एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया है वो कैंसल आउट कर देगा बॉन्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो अब ओवरऑल कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी दो एटम्स के दरमियान में, जिससे क्या होगा कि दो जो बेसिकली एटम्स हैं दे विल ड्रिफ्ट अपार्ट। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें इतनी सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होके यहां जाए। ठीक है, और बेसिकली फिर क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स आर ऑफ डम्बल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन हो रहा है आउट ऑफ फेज, एंड यहाँ पे कलर से भी रिप्रेजेंट किया गया है कि एक में कलरिंग है एक में नहीं है। ठीक है, तो जब ये कंबाइन करेंगे आउट ऑफ फेज तो यहाँ पे नोडल प्लेन बनेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एंड यू कैन से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे या यहाँ प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से है, जो यहाँ पे कलर से भी कि यहाँ पे कलर नहीं है दोनों मतलब इसमें भी और इसमें भी कोई कलर नहीं है, कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का एक वे है। तो जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बेसिकली दिस इज इन फेज।
ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। नाउ दिस इज सिग्मा। अब सिग्मा क्योंकि जो एस था वो तो सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा था, जो हमने लास्ट एग्जांपल की बात किया। पी है, दे कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है। अब अगर सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब है दे आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। तो या हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलोंग द लाइन है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलोंग द लाइन प्रेजेंट है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो दे आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं सिग्मा बॉन्ड जब बने। ठीक है। एंड ईच एटम, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज फॉर साइड बाय साइड ओवरलैप, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। इसमें भी दोनों तरह की बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है, बॉन्डिंग भी हो सकता है। अब किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली अगर तो कॉम्बिनेशन आउट ऑफ फेज है, कलर से अगेन आप उसको एक को कलर करेंगे, एक को कलर नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो आप नहीं बता सकते कि कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है कैसे है। ठीक है। सो अब कॉम्बिनेशन अगर आउट ऑफ फेज है तो अगेन यहाँ पे नोडल प्लेन बनेगा और ये शेप होगी इसकी। और इसमें कोई सिलेंड्रिकल सिमेट्री नहीं है, मतलब यहाँ पे अलोंग द लाइन आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं मिलेंगे, चाहे ये है या चाहे यहाँ पे, दोनों में अलोंग द लाइन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइड बाय साइड क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे जो अगर हम इन फेज की बात करेंगे तो अबव और बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन आउट ऑफ फेज है तो ये शेप आएगी, अगर कॉम्बिनेशन इन फेज है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दिस विल बी। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंबाइन होगा, ये कंबाइन होगा एंड दे विल फॉर्म दिस। ठीक है। यहाँ पे भी खैर सिलेंड्रिकल सिमेट्री दोनों में नहीं है क्योंकि साइड बाय साइड ओवरलैप। यहाँ तक ये है। अब हम एग्जांपल से देखेंगे। पहले तो N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कि जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें किस तरीके से एमओटी डायग्राम उसकी आएगी, और उसके बाद बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। दीज आर, ये जो हम पढ़े दीज आर फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, लाइक जैसे N2 है, H2 हमने किया है। ठीक है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो हम जब एमओटी डायग्राम, ये तो आपको ऑलरेडी इसका पता होगा कि कैसे हम एमओटी डायग्राम बनाते हैं। हम लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 1s है, देन 2s है, देन 2p ऑर्बिटल, एंड यू नो कि जो नाइट्रोजन है उसके जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो 2 है, 2p एंड 2s, और सब शेल्स विल बी देयर, उसके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। और बेसिकली 2s भी फील्ड है, 1s भी फील्ड है। तो वो तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके आ जाएंगे। अब आ जाता है यहाँ पे 2p ऑर्बिटल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि यहाँ पे कैसे अब फिलिंग होगी। N2 में सिग्मा, फिर पाई, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ठीक है। तो पाई ऑब्वियसली साइड बाय साइड ओवरलैप से बना है, सिग्मा जो है वो एंड टू एंड ओवरलैप से। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो 2p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेसिकली एक नाइट्रोजन के में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये दूसरा नाइट्रोजन आ गया। ठीक है। यू कैन से कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इसमें, वो पहले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, तो विद ऑपोजिट स्पिन जो है ना वो फिल हो जाएंगे, पहले सिग्मा में फिर पाई में। ठीक है। और फिलिंग भी आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ह्यून्स रूल पहले फिलिंग ऐसी होती है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में विद द पैरेलल स्पिन फिल होते हैं, और उसके बाद पेयरिंग होता है। ठीक है। दिस इज द थिंग जो कि यहाँ पे भी फॉलो होगी। अब यहाँ पर यू कैन से कि इस तरीके से N2 में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, जो सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार है, ये एम्प्टी रहेंगे। ठीक है। ये एम्प्टी रहेंगे, और ये जो है ये आपके पास फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और बाकी ये जो नीचे वाले हैं 2s एंड 1s, ये तो फील्ड है। अच्छा, अब
यहाँ पे हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जिसमें दो सिमिलर एटम्स में बॉन्ड बना है, दिस इज सिंपल। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं होती। जब आ जाते हैं ना हम बॉन्ड्स विद डिफरेंट एटम्स, वहां पर थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है, वहां पे एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है, दिस इज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसका जो होल्ड होगा अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज्यादा होगा। तो जब होल्ड ज्यादा होगा, उसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़ी लोअर एनर्जी में होंगे, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि जो टू पी इसका, ऑल्दो ये भी टू पी ऑर्बिटल है, ये भी टू पी ऑर्बिटल है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो ऑक्सीजन का टू पी ऑर्बिटल है वो लिटर लोअर एनर्जी पे होगा देन दैट ऑफ दिस नाइट्रोजन। ठीक है, अब टू पी ऑर्बिटल इज स्लाइटली लोअर, इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है तो आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिर बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, सो जैसे टू एस है, अब इसका टू एस तो बेसिकली ऑक्सीजन का जो टू एस है वो अपने थोड़ा सा लोअर एनर्जी पे बनाना है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ऑब्वियसली। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हैं। और ऑक्सीजन में बेसिकली 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, टू पी ऑर्बिटल में। ठीक है, वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एस में होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब फिलिंग होगी, ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फिलिंग आपको पता है कैसे, पहले लोअर एनर्जी में फिल करना होता है, फिर हुड रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले पहले मतलब इस तरीके से फिल करना होता है कि पैरेलल ओवरलैप आए और डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, और फिर उसके बाद पेयरिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली पेयरिंग ऐसे मतलब वो तब होगा जब ये, जैसे अगर हम पाए इसकी बात करें तो इस तरीके से फिल होगा, लेकिन इसमें पहले ही पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो लोअर एनर्जी पे है ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा कि बेसिकली इस तरीके से फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो अपने अंडरस्टैंड करना है, बाकी चीजें सेम है। डिफरेंस होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा स्टेबल कर रहा है उसको, तो बेसिकली वो थोड़ा लोअर एनर्जी पे होगा। ओके, बाकी चीजें मतलब फिलिंग कैसे होनी है दैट इज सिमिलर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन NO है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वन अनपेयर। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तो यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, एमओटी हमें ये बताता है। अब एमओटी हमें ये भी बताता है कि NaCl में या आयोनिक जो बॉन्ड्स हैं उनमें क्यों नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनता, वो हम एमओटी से समझेंगे। वैसे तो हमें पता ही है कि आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जो दूसरी एक जो उसके अंदर चीज है जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, कि आपको पता है कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी डिफरेंस, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसके 3s में 3p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है एज पॉजिटिव। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया है, और वो अपने आप को उसने स्टेबलाइज कर लिया। अब इसका जो 3p ऑर्बिटल है और इसका 3p ऑर्बिटल में उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है, एनर्जी का इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर दिया। ठीक है, तो इसके तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं 3p ऑर्बिटल में। और जो क्लोरीन है, आपको पता है कि उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अपना, दिस इज अ वेरी मोस्ट स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके पास तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है। अब सोडियम की एनर्जी, उसकी 3p ऑर्बिटल की इतनी ज्यादा एनर्जी है, क्लोरीन की 3p ऑर्बिटल्स की इतनी कम एनर्जी है, तो वो आपस में तो इंटरेक्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये कंडीशन है कि जो ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनमें एनर्जी डिफरेंस या तो हो ही नहीं, या फिर अगर है भी सही तो वो इतना ज्यादा ना हो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग ओवर हेयर कि जो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करें कि आयोनिक, वैसे तो हमें पता ही है कि आयोनिक बॉन्ड है, डज नॉट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हमने एमओटी से देख लिया है कि ऐसा क्यों होता है। ओके, अब बेसिकली एक टेबल है।
एज यू कैन सी ओवर हियर। अब अगर तो एनर्जीज जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर वो सेम होती हैं, ठीक है, सेम है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी मच लोअर इन एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे होंगे देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो भी इक्वली शेयर होंगे दो एटम्स के दरमियान में। अगर आप यहाँ पे एनओ की एग्जांपल है तो इक्वली शेयर नहीं है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं मतलब, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इक्वली शेयर तो नहीं है, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। तो लेकिन अगर बेसिकली दोनों की एनर्जी सेम है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो बेसिकली क्या होगा कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो भी सेम होगी। और जो ए और बी के दरमियान में बॉन्ड है वो क्लासिकली प्योरली कोविलेंट हम कहेंगे, कि अगर दोनों, जैसे हम कहते हैं ना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बना है, क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड बना है, प्योरली कोविलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। एंड दिस इज इजिएस्ट टू ब्रेक इनटू टू रेडिकल्स, होमोरेटिक फ्यूजन। आपको पता है कि अगर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इसको होमोलेटिकली हम क्लीव करवा सकते हैं, ठीक है। होमोलेटिकली क्लीवेज की एक मतलब, अगर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल एग्जांपल है कि अगर दो लोग हैं और दोनों इक्वली पावरफुल हैं, तो बेसिकली अगर उनके दे आर शेयरिंग समथिंग, तो अगर उन्होंने वो चीज़ मतलब सेपरेट करनी है, तो वो दोनों अपनी अपना सामान लेके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक फॉर एग्जांपल पर्सन वीक है, एक स्ट्रोंगर पर्सन है, जैसे हम हेटेरोटिक क्लीवेज की बात करते हैं, जैसे HCl है, तो Cl जैसे स्ट्रोंगर है अगर, तो क्या होता है कि वो जो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अपने साथ लेके जाएगा, मतलब वो जो पावरफुल है वो जो वीक पर्सन है उसकी भी चीजें अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दी जाती है इसमें। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लीवेज होती है उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब क्लोरीन लेके चला जाएगा, जब क्लीवेज होगी, जिसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि वो रेडिकल, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। लेकिन जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसे Cl 2 Cl फ्री रेडिकल बनेंगे, 2H फ्री रेडिकल बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। हेट्रोलिटिक फ्यूजन जो होता है उसमें आइंस बनते हैं, जो कि हम आगे फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। अच्छा, अब ये तो था कि जो प्योरली मतलब कोविलेंट है, सारे के सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सेम है, ओके। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम बी के ऊपर वो लेटर अगर लोअर एनर्जी हो देन एटॉमिक ऑर्बिटल और एटम ए, अब जो बी है उसकी एनर्जी कम है, बी की एनर्जी कम है, ए की एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, थोड़ा, ठीक है। तो उसका इंट्रैक्शन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लेसर होगा, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो बेसिकली लोअर होंगे बाय अ स्मॉल अमाउंट रिलेटिव टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन एटम बी। मतलब जो एटम बी है ना, क्योंकि वो लोअर एनर्जी पे है, जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी, तो उसका जो उसके रिलेटिव जो एटॉमिक ऑर्बिटल माइक्रोलर ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे दे विल बी लोअर एनर्जी, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे वो रिलेटिव टू एटम ए, क्योंकि अब एटम ए हायर एनर्जी पे है तो उसके रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो स्लाइटली हायर एनर्जी होगी। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल बी के ऊपर होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट किसको करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, क्योंकि वो लोअर एनर्जी पे है। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल ए के ऊपर होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो हायर एनर्जी पे है। And electrons in bonding molecular orbitals are shared between the atoms but are associated more with B than in A, क्योंकि बॉन्डिंग में बॉन्डिंग एसोसिएशन ज्यादा होगी बी के साथ। एंड बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी कोविलेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जैसे आपको बताया था NO का बॉन्ड है, जैसे HCl का बॉन्ड है, डिफरेंट लाइक हेट्रोलिटिक जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एंड क्या होगा कि उसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगी, वो प्योरली कोविलेंट नहीं होगा। एंड दैट इज आल्सो इजिएस्ट टू ब्रेक, क्योंकि जब आप ब्रेक करोगे तो उसके रिजल्ट में आयंस बनेंगे also, एंड ऑल इट इज पॉसिबल टू गिव टू रेडिकल्स, मतलब जरूरी नहीं है अब HCl रेडिकल्स भी देता है, लेकिन इसमें हाइड्रोलिटिक लीवेज भी हो सकती है।
ये- अच्छा, लेकिन अगर CCl है तो उसका अगर बॉन्ड क्लीव करेंगे तो वो तो नहीं देगा, आइंस नहीं देगा, ठीक है। और अगर बी जो है उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है एटॉमिक ऑर्बिटल ए के एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो वो तो बहुत, जैसे हमने NaCl की एग्जांपल देखी है, तो वो तो बहुत दूर है, ठीक है। तो क्या होगा कि देयर फॉर एनर्जी टू इंटरेक्ट, वो तो इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। एंड द फील्ड ऑर्बिटल ऑन द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन एटम बी। तो फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो, यू कैन से कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर होगी एटम बी के लिहाज से, ठीक है। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ऑन केटाइन हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ एंटी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन ए। अब जो एम्प्टी होगा, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जो फील्ड था वो विद रिस्पेक्ट टू जो कम एनर्जी पे है उसके लिहाज से होगा, और जो एम्प्टी है दैट विल बी corresponding टू द पॉजिटिव आई। Now, only one atomic orbital contribute to each molecular orbital. Okay, and the electrons in the field orbitals are located जिस जो एटम जो है वो लोअर एनर्जी पे है, जो बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी पे है, ऑब्वियसली फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स उसी पे होंगे, ठीक है। और ये प्योरली आयोनिक है और ये आयोनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली ऑर्बिटल इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सिर्फ हमने ये नहीं देखना होता कि जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी पे हों, जैसे हमने बात की है P 3P 3P की। तो हमने ऊपर ही बात की है कि अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, अब ऑल्दो दोनों ही 2p and 2p ऑर्बिटल्स हैं, दोनों ही सेम मतलब 2p and 2p ऑर्बिटल हैं। तो लेकिन क्या है कि उसमें फिर वहां पर कि उनकी एनर्जी का थोड़ा डिफरेंस आ गया, ओके। और फिर एनर्जी के डिफरेंस के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक, अगर आप देख सकते हैं साइज मैटर करता है दोनों, जैसे ये 2p and 2p है, लेकिन अगर 3p अब है दोनों, ये भी p ऑर्बिटल्स है, मतलब ये भी p है ये भी p है, ये भी p है ये, लेकिन ये 2p है, मतलब इनका साइज सिमिलर है, लेकिन इसका साइज जो है ना वो डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड एक फैक्टर है वो है सिमिट्री ऑफ ऑर्बिटल्स, के ऑर्बिटल्स की जो सिमिट्री है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उनकी एक अप्रोप्रिएट सिमिट्री होनी चाहिए कंबाइन करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो 2p x है ऑर्बिटल वो 2p y ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करे, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और उनके अलाइनमेंट डिफरेंट है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। हाँ, और इसी तरीके से अगर s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल इथीन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसका sp2 एंड इसका s ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वो कैसे करते हैं बेसिकली कि वो ऐसे एंड से एंड दोनों ओवरलैप होता है, ओके। इस तरीके से कभी भी कंबाइन, इस तरीके से नहीं कंबाइन हो सकता, इस तरीके से नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन करने के लिए भी, ऑर्बिटल इंटरेक्शन करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, एंड उसको अंडरस्टैंड करना होता है।